हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इसके पहले मैंने अभी आपको डीएनए पढ़ाया था, ठीक है। तो डीएनए में अभी तक मैंने जितना भी कुछ पढ़ाया है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ प्रैक्टिस सेशन कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो भी डीएनए के आगे जो भी हमको उसके बारे में पढ़ना है, उसको फिर हम आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि आपको पता है, जैसे ही हम कुछ भी पहले एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो तुरंत उसका एक पहले हम प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है डीएनए से रिलेटेड, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है बेटा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या हो जाएगा यहीं पर, आरएनए का अगर पूछ लिया तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी। मतलब किसने बताई थी, संरचना की बात करें, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल की बात की थी। तो किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो यहाँ पर देखिए, फ्रेडरिक मिशर, वाटसन और क्रिक, एवरी या ग्रिफिथ। तो किसने बताया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना कैसी होती है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डज डीएनए हैव। तो ट्रिपल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स या स्पाइरल शीट। तो कैसा होता है, डबल हेलिक्स। आप यहाँ पे दो इस प्रकार के हेलिक्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार का होता है, डबल हेलिक्स दिखाई देता है, ठीक है। सिंगल किस में पाया जाता है, सिंगल में बताइए, आरएनए का होता है। नेक्स्ट है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं। तो डीएनए की बात कर रहा है, तो आपको पता है डीएनए में क्या पाया जाता है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में आपके क्या हो जाते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पिरिमिडिन में क्या आते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। मतलब ये चारों मिलकर, तो आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पर। तो बी हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में ए किससे जुड़ता है। मतलब एडेनिन किससे जुड़ेगा। तो आपको पता है, एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन के द्वारा जुड़ेगा। तो एडेनिन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एडेनिन है ना। तो करेक्ट ऑप्शन सी, थाइमिन से जुड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में जी किससे जुड़ता है। तभी मैंने बताया, ए से टी और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो किससे जुड़ेगा इसमें, साइटोसिन से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। मतलब किसने डीएनए को पहली बार डिस्कवर्ड किया था। तो किसने किया था, इसमें फ्रेडरिक मिशर ने। और उसको नाम क्या दिया था, इस डीएनए को न्यूक्लियन दिया था। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था, पस सेल में। मिशन ने डीएनए को किस नाम से पुकारा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, किस नाम से, न्यूक्लिक अम्ल से, न्यूक्लियन से, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमैटिन। तो किसके नाम से पुकारा था, न्यूक्लियन, क्योंकि उसको उन्होंने न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल नहीं दिया था, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारगाफ के नियम के अनुसार। अब देखिए, चारगाफ वैसे मैंने नियम नहीं बताया, लेकिन चारगाफ का नियम का भी मतलब यही है कि एडेनिन जो होता है वो एडेनिन बराबर होता है किसके, थाइमिन के, मतलब जो इनका अमाउंट होता है, और ग्वानिन जो होते हैं वो साइटोसिन के। तो यहाँ पे एडेनिन का क्या हो जाएगा, थाइमिन, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा होती है। तो आपको पता है डीऑक्सीराइबोस, इसीलिए इसका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है नाम, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहला मुख्य अंतर क्या होगा, शर्करा का होगा कि फॉस्फेट का, प्रोटीन का या लिपिड का। तो यहाँ पर देखिए, डीएनए में वैसे मुख्य अंतर शर्करा का होता है, ठीक है। वैसे फॉस्फेट भी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन शर्करा का कहने का ये मतलब जैसे इसमें एडेनिन, जैसे प्यूरिन, पिरिमिडिन पाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे आपको प्यूरिन मतलब एडेनिन, ग्वानिन दिखाई देंगे, लेकिन थाइमिन की जगह पे उसमें आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन ये दोनों होना चाहिए था, ठीक है, फॉस्फेट और शर्करा, यानी यहाँ ऑप्शन आपके बोथ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेंट्रल डोग्मा के अनुसार जानकारी का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो डीएनए से प्रोटीन नहीं, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, डीएनए से बनेगा आरएनए और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ठीक है। और जब डीएनए से आरएनए बनता था तो उसको बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आरएनए से, इन केस आरएनए से डीएनए बन गया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस कहाँ पे मैच कर रहा है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल डोग्मा को किसने प्रस्तावित किया था? तो क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है, डीएनए की दो स्ट्रैंड को कौन से बंधन जोड़ते हैं? जैसे जो ये डीएनए के दो आपके स्ट्रैंड जो ये दिखाई दे रहा है तो उसको किस बॉन्ड द्वारा जोड़ा जाता है? तो इस बॉन्ड को नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो क्या पाया जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या डीएनए में यूरेसिल पाया जाता है? तो देखिए मैंने आपको बताया था डीएनए में क्या पाया जाता है, एक आपका होता है नाइट्रोजिनस बेस में, एक आपका होता है पहले प्यूरिन और दूसरा क्या होता है पायरिमिडीन, ठीक है। और प्यूरिन में क्या पाया जाता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। लेकिन पिरिमिडीन में आपको क्या दिखाई देगा, थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आपको यूरेसिल दिखाई दे रहा है, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी, नहीं, क्योंकि यूरेसिल कहाँ दिखाई देता है, आरएनए में। आरएनए में थाइमिन की जगह कौन आता है, मतलब कौन रिप्लेस करता है थाइमिन को? तो थाइमिन को रिप्लेस करता है कौन, यूरेसिल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है, मतलब वेयर डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? तो देखिए आपको पता है कि मैंने पढ़ाया था कि सेल में आपको दिखाई देगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दिखाई देता है क्या, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस में दिखाई देगा न्यूक्लियोलस, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलेंगे, नाभिक। और इसी नाभिक में ही डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए कहाँ होगा, वहीं पर तो रेप्लिकेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, तो आप जान रहे हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड है, तो जब ये ओपन होंगे तो ये पहला स्ट्रैंड हो जाएगा और ये दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। फिर क्या होगा, इसी का फिर कॉपी बनेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फिर डीएनए दूसरा इस पे स्ट्रैंड लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, इसी प्रकार 2 से 4 ऐसे संख्या बढ़ती जाती है। और वही डीएनए की संख्या कोई बढ़ने को, मतलब अपने ही जैसी कॉपी बनाना, उसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ये तो आप जान रहे हैं किसका काम है, ऊर्जा प्रदान करना। माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी के रूप में आनुवंशिक सूचना संग्रहित करना, तो यही सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन से भाग होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होंगे, शर्करा, प्रोटीन, लिपिड, नहीं, शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब शर्करा में कैसा शर्करा होगा आपका, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, ठीक है, मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कौन सा नाइट्रोजन बेस
प्यूरिन है। तो प्यूरिन के लिए मैंने बताया था कि देखिए जो आपका डीएनए होता है उसमें दो तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एक पाया जाता है प्यूरिन और एक आपका होता है पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में हमेशा याद रखिएगा एजी आते हैं, ए फॉर एडिनिन, जी फॉर ग्वानिन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए कहाँ पे है, एडिनिन और ग्वानिन, क्योंकि साइटोसिन और थाइमिन क्या है, ये एक प्रकार के पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन बोलिए, पिरिमिडीन बोलिए, ठीक है, और ये क्या है, प्यूरिन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, कौन सा नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन है, देखिए आ गया क्वेश्चन, कौन सा होगा, साइटोसिन और थाइमिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। डीएनए प्रतिकृति को क्या कहते हैं, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको सेंट्रल डोग्मा बताया था, उसका मतलब मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, क्रिक ने किया था। तो अगर डीएनए से जब भी डीएनए बनेगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या होगा इसमें, अर्ध संरक्षणीय होता है या पूर्ण संरक्षणीय विखंडन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या होगा, अर्ध संरक्षणीय। क्यों अर्ध संरक्षणीय होता है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है, देखिए मैंने आपको अभी बताया है कि मान लीजिए ये डीएनए के दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये दोनों जब भी, अब स्ट्रैंड क्या होगा, जब भी ओपन होगा, जब भी वो दोनों चैन खुलेंगे तो क्या होगा, एक आपका ये स्ट्रैंड हो जाएगा और एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा आकर इससे जुड़ेगा तो वो दूसरा नया स्ट्रैंड आके इससे अटैच होता है। तो आप देखिएगा, मान लीजिए पेरेंट डीएनए है, तो यहाँ पर इनके हाफ हाफ, मतलब आधा आधा, आधे को हम बोलते हैं ना सेमी, तो आधा कैरेक्टर पेरेंट से दोनों में आते हैं, आधा इसमें जाते हैं आधा उसमें, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब अर्ध संरक्षणीय, सिर्फ आधा ही संरक्षित रहते हैं और आधा दूसरे में संरक्षित हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको किस प्रकार का बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का अध्ययन करने के लिए 1953 में किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या एक्सरे विवर्तन या रेडियो आइसोटोप या फ्लो साइटोमेट्री। तो किसका उपयोग किया था, एक्सरे विवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। इसी के द्वारा जब उसका मॉडल का क्या किए थे, स्टडी किए थे वाटसन एंड क्रिक ने, और उनका क्या किए थे, डीएनए का डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर दिए थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, डीएनए का व्यास लगभग कितना होता है, तो कितना होगा, 2 नैनोमीटर। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए की लंबाई किस इकाई में मापी जाती है, तो किस इकाई में मापी जाती है, तो बेस पेयर। अब बेस पेयर आप जान रहे हैं कि ये डीएनए है अगर, तो इस डीएनए के ये जो स्ट्रैंड में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेस पेयर दिखाई देते हैं, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, जो थाइमिन, साइटोसिन दिखाई दे रहे हैं। तो इन बेस के ये जो पेयर है, इनके बीच का जो आपको दिखाई दे रहा है गैप, उसी के ही अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, डीएनए की लंबाई को मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। मनुष्य के कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा और कहाँ पाया जाता है, प्लास्टिड में, ठीक है, प्लास्टिड्स मतलब लवक में पाया जाता है। जब नाभिक में पाए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे तो उनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देखिए नाभिक में हम आपको हमेशा डबल हेलिक्स मतलब आपको स्पाइरल दिखेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको हमेशा सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद डीएनए किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, रैखिक, वृत्ताकार, शाखायुक्त या हेलिकल।
तो कैसा होता है, अभी मैंने बताया था सर्कुलर होता है इस प्रकार से, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, कहाँ होगा, नाभिक में, राइबोसोम में, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कहाँ होगा, राइबोसोम में। कैसे, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके पहले मैंने आपको सेल पढ़ाया था। तो सेल में आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनेगा अगर, और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन कहाँ बनता है आपका, राइबोसोम में। इसीलिए उसके जस्ट पहले ही ट्रांसक्रिप्शन का भी जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, इसी राइबोसोम में ही होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। रेप्लिकेशन कहाँ होगा, लेकिन नाभिक में। सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसलेशन कहाँ होगा, तो ट्रांसलेशन भी राइबोसोम में होगा, क्योंकि राइबोसोम को ही क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ये मैंने आपको बताया है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज या हेलिकेज। तो क्या होगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। डीएनए प्रतिकृति के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो मुख्य एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पेप्टाइडेज या ट्रांसफरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए में हाइड्रोजन बंधों की संख्या किस पर निर्भर करती है, शर्करा पर, बेस पेयर, फास्फेट या प्रोटीन। तो किस पे, अभी मैंने बताया था किस पे निर्भर करेगा, बेस पेयर पर। नेक्स्ट है, ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जब दोनों क्षार बताया था, तो देखिए ए आपका है और टी, जी और सी। तो हमेशा ए और टी, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थाइमिन। तो ए और टी के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देंगे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड दिखाई देता है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, ए और टी के बीच में। तो कितना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी, तो 2। नेक्स्ट है, जी और सी के बीच, देखिए जी और सी के बीच हाइड्रोजन बंध पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए किस प्रकार का अणु है, तो कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या लिपिड। तो अभी आपने पढ़ा ही होगा, डीएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, मतलब अम्ल है तो अम्लीय होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। डीएनए का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है, अब अम्ल है तो कैसा होगा, अम्लीय ही होगा ना, एसिडिक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, क्या करेगा आरएनए, मुख्य कार्य क्या करेगा, ऊर्जा संग्रह, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, डीएनए प्रतिकृति या एटीपी उत्पादन। तो क्या करता है आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है, आरएनए करता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, टीआरएनए का कार्य क्या है, टी फॉर क्या होता है, ट्रांसफर। तो क्या करेगा, आनुवांशिक सूचना संग्रहित करेगा, या अमीनो अम्ल लाएगा, या राइबोसोम बनाना, या डीएनए बनाना। तो क्या करता है ये, अमीनो अम्लों को लाना, मतलब ये क्या करेगा, अमीनो अम्लों को क्या करता है, कैरी करता है। जब मैंने आपको राइबोसोम बताया था सेल में, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में। तो हमेशा याद रखिएगा, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, इसका नाम ही होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा, राइबोसोम में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में फॉस्फेट समूह किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होगा, नाइट्रोजन बेस से, शर्करा से, अमीनो अम्ल या प्रोटीन से। तो किससे जुड़ा होता है, शर्करा से। शुगर से ही क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डीएनए में नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होता है, अब नाइट्रोजन बेस पूछ रहा है, तो शर्करा, फास्फेट, प्रोटीन या एटीपी। तो किससे जुड़ा होता है, शर्करा से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। शर्करा से फास्फेट और शर्करा से ही आपका नाइट्रोजन बेस भी जुड़ा होता है।
नेक्स्ट है डीएनए का हेलिकल टर्न कितने बेस पेयर में पूरा होता है। तो जो हेलिकल टर्न की बात कर रहा है कि एक हेलिक्स का जो टर्न होता है वो कितने बेस पेयर में पूरा होता है, तो 10 बेस पेयर। मतलब इनके बीच में जो आपको ये बेस पेयर दिखाई देंगे वो लगभग कितने दिखाई देंगे, 10, क्योंकि इन्हीं की बेस पे डीएनए की लंबाई को हम क्या करते हैं, मापते हैं। एक हेलिकल टर्न की लंबाई कितनी होती है, तो कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर। डीएनए का कार्य किस सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है, तो कोशिका सिद्धांत द्वारा, सेंट्रल डोग्मा, विकासवाद सिद्धांत या जैव ऊर्जा सिद्धांत। तो किसके द्वारा, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत द्वारा। सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग क्या है कि हमेशा डीएनए से डीएनए बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, और जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जब भी प्रोटीन बनेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, और जब भी आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यही है सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट है डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अभी मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैंने आपको अभी डीएनए में पढ़ाया है। बाकी जो भी इसके पार्ट रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।